उस घर में जैसे भौचाल आ गया था। लोगों की भीड़ घर के अंदर और बाहर जमा थी। लोग हैरत और परेशानी के मारे बार बार अंदर घुसते चले आ रहे थे। घर का मुखिया कमलेश सर पर हाथ रखे गहरे सदमे का शिकार था, जबकि दूसरे कमरे से चीखों की आवाज़ लगातार आ रही थी। ये दर्दनाक चीखें कमलेश की पत्नी नंदनी की थी, जो रोते हुए खुद को यूं नोच रही थी जैसे अपने आप को ज़ख्मी कर लेगी। वहाँ पर मौजूद औरतें बड़ी मुश्किल से उसे संभाल रही थी। कमलेश का भी दिल चाहता था कि वो भी नंदनी की तरह खूब रोए, अपने गम और गुस्से का इजहार करे और उस खतरनाक कातिल को बद्दुआएं दे जिसने उसकी 3 छोटी बेटियों को उससे छीन लिया था। मगर आंसू तो जैसे आंखों में जम गए थे। दिलो दिमाग बेटियों की मौत की वजह से काम नहीं कर रहे थे, मगर वो सिवाय आंसू बहाने के और कुछ भी नहीं कर सकता था। तकरीबन 10 साल पहले उसने नंदनी से शादी की थी। वो नंदनी को शादी से पहले बहुत पसंद करता था, उसे बहुत चाहता था। खुद नंदनी भी उससे बेहद मोहब्बत करती थी। दोनों के ख़ानदान के बुज़ुर्गों ने बगैर कोई रुकावट डाले दोनों को शादी के बंधन में बांध दिया। दोनों ही शादी में बहुत खुश थे। नंदनी यही समझती थी कि कमलेश सारी ज़िंदगी उसके साथ यूं ही खुश रहेगा, मगर ये उसका वहम था। जब नंदनी के घर पहली बेटी पैदा हुई तो कमलेश ने कई दिन तक ना तो बेटी की शक्ल देखी और ना ही नंदनी से कोई बात की, क्योंकि कमलेश को तो जैसे पूरा यकीन था कि उसके घर बेटा ही पैदा होगा। नंदनी बेचारी कमलेश के बदलते हुए तेवर की वजह से बहुत परेशान हो गई थी, मगर फिर कुछ ही महीने में कमलेश का रवैया ठीक हो गया था। नंदनी को कमलेश के ऊपर से जो भरोसा उठ गया था वो अब दूर होने लगा था। नंदनी निश्चित हो चुकी थी, लेकिन उसका ये सुकून ज़्यादा देर तक न रह सका। आने वाले कुछ सालों में 4 बेटियों की लगातार पैदाइश ने कमलेश को नंदनी से पूरी तरह से दूर कर दिया था। वो छोटी छोटी बातों पर नंदनी से लड़ने झगड़ने लगता। ये लड़ाई झगड़े इस कदर खतरनाक हो जाते थे कि वो वहशी दरिंदा बन जाता था। सिर्फ नंदनी ही उस मारपीट का निशाना न बनती थी, बल्कि चारों मासूम बच्चियां भी कमलेश की मारपीट का शिकार होती थी। नंदनी बड़े सब्र से कमलेश के हर सितम को बर्दाश्त करती रही, मगर कमलेश ने तो एक दिन हद ही कर दी। उसने अपने ही पड़ोस में रहने वाली एक लड़की को अपनी मोहब्बत के जाल में फंसा लिया और उससे शादी कर ली। उस लड़की के मम्मी पापा इस दुनिया में नहीं थे, वो अपनी विधवा आंटी के पास रहती थी, इसलिए कमलेश को उस लड़की से शादी करने में किसी दिक्कत का सामना न करना पड़ा। ये शादी उसने बेटे के लालच में की थी। दूसरी शादी के 2-3 साल गुजर जाने के बावजूद कमलेश की कोई औलाद ही ना हो सकी, तो उसने तीसरी शादी का फैसला कर लिया। दूसरी पत्नी ने बहुत शोर मचाया और फौरन घर छोड़कर ही चली गई, पर कमलेश के कान पर जू तक न रेंगी। वो बेरहम हो चुका था, उसे किसी के जज्बात का कहाँ एहसास था। दूसरी तरफ नंदनी बर्दाश्त का नमूना बन चुकी थी। उस पर पहले ही एक सौतन का पहाड़ टूट चुका था। वो तो जैसे किसी गहरे समुंदर की तरह खामोश थी, मगर उसके अंदर कितने तूफान उठ रहे थे वो खुद भी उनसे बेखबर थी। कमलेश ने अब तीसरी शादी कर ली, लेकिन जो चीज़ इंसान के नसीब में ही ना हो, वो चाहे लाख कोशिश करे उसे हासिल करने की, मगर वो नाकाम ही रहता है। तीसरी पत्नी से औलाद न होने पर कमलेश ने उसे भी छोड़ दिया। अब कमलेश को समझ जाना चाहिए था कि उसे अपनी वफादार पत्नी और 4 मासूम बेटियों की कद्र करनी चाहिए, मगर वो नाशुक्र इंसान अपनी तमाम हरकतों का जिम्मेदार नंदनी को ठहराता था, क्योंकि उसे लगता था कि नंदनी ही उसे बेटा ना दे पाई। मगर जो प्यारी प्यारी 4 बेटियां उसकी झोली में डाली गई थी वो कमलेश को दिखाई नहीं दे रही थी। वो नासमझ उन बच्चियों को मनहूस कहता था, उन छोटी छोटी मासूम बच्चियों को बुरी तरह मारता पीटता था। शायद इसी बात की बहुत बड़ी पकड़ हुई थी। ईश्वर की दी हुई लक्ष्मी, जिनको कमलेश मनहूस समझता था, एक एक करके उसकी झोली से गायब होने लगी। उन बच्चियों की मौत इस कदर दर्दनाक थी कि देखने वाला गम और डर से कांप उठा था। 3 महीने के अंदर 3 बेटियों की दर्दनाक मौत कोई मामूली बात न थी। कमलेश की सबसे बड़ी बेटी, जिसकी उम्र सिर्फ 9 साल थी, उसकी लाश कुएं से मिली थी।
ये कुआं घर के आंगन में ही मौजूद था। उस मासूम बच्ची के हाथ पांव बांधकर मुंह में कपड़ा ठूंसकर कुएं में फेंक दिया गया था। यूं मासूम बच्ची को इतनी बेदर्दी से मारा गया था जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई थी। इस दर्दनाक घटना को अभी सिर्फ 1 महीना ही गुजरा था कि कमलेश की दूसरी बेटी भी उस कातिल के हत्थे चढ़ गई, जो कि पहले ही कमलेश की बड़ी बेटी की जान ले चुका था। इस मर्तबा भी उस बच्ची के हाथ पांव बांधकर अब मुंह में कपड़ा ठूंसकर उसे पेड़ के नीचे लटकाकर फांसी दी गई थी। जबकि कमलेश की तीसरी बेटी को मारने के लिए भी कातिल ने अजीब तरीका अपनाया था। बच्ची के हाथ पांव बांधकर उसी तरह उसके मुंह में कपड़ा ठूंसकर उसे ज़मीन पर लेटाकर 4 पाई का एक पाया उसके नाजुक गर्दन पर रखकर इस कदर 4 पाई पर वज़न डाला था कि बच्ची की गर्दन की हड्डी टूट गई थी और इस तरह उस मासूम की मौत हो चुकी थी। पूरे गांव के लिए कमलेश की तीनों बेटियों की मौत किसी भौचाल से कम न थी। कातिल कौन था ये बात कोई नहीं जानता था। कमलेश को भी किसी पर शक नहीं था क्योंकि उस गांव के हर एक इंसान के साथ उसका अच्छा व्यवहार था, इसलिए वो किसी पर भी शक जाहिर नहीं कर सकता था। अपने खानदान के लोगों की मोहब्बत और तवज्जो देखकर वो सोच भी नहीं सकता था कि उनमें से कोई उसकी बेटियों का कातिल हो सकता है। अजीब बेबसी का माहौल था। कातिल लापता था और पुलिस भी कातिल को ढूंढने में बिल्कुल नाकाम हो गई थी। कमलेश इस कदर खौफजदा हो चुका था कि बच जाने वाली सबसे छोटी बेटी परी को एक पल के लिए भी खुद से जुदा नहीं करता था। मगर फिर भी वो निश्चित नहीं था, इसलिए उसने शहर में शिफ्ट होने का फ़ैसला कर लिया। अपने इस फैसले को मानते हुए उसने शहर में किराए पर एक मकान ले लिया। अपनी पत्नी और बेटी के साथ उस घर में शिफ्ट हो गया। कमलेश गांव में खेती बाड़ी का काम करता था, मगर अब शहर आकर वो कोई ऐसा काम करना चाहता था जिसमें अपनी बेटी परी को भी अपने साथ रख सके। इसलिए उसने अपने घर ही में सब्जी की दुकान खोल ली। दुकान से आने वाले पैसे से घर का खर्च और किराया बिल्कुल आसानी से निकल जाता था। ऐसा लगता था जैसे हालात बिल्कुल ठीक हो चुके हैं, मगर उसके दिल में एक डर मौजूद था जो अक्सर रात को उसको गहरी नींद से जगा देता था और वो बेचैन होकर अपने पास सोई हुई परी को ढूंढने लगता, ये जानने के लिए कि वो उसके पास है भी कि नहीं। बड़ी अजीब बात थी, जो आदमी अपनी बेटियों की तरफ मोहब्बत से देखना गवारा नहीं करता था, अब यूं अपनी बेटी को साथ लिए फिरता जैसे वो एक पल के लिए भी उसे अपनी आंखों से दूर करेगा तो हमेशा के लिए उसे खो देगा। वक्त इंसान को उसके किए के मुताबिक अच्छा या बुरा सबक देता है। इंसान जब बार बार गलतियां करने के बावजूद बाज नहीं आता तो कुदरत भी इंसान को और ढील देता है, मगर वो बेवकूफ़ इंसान ये समझ नहीं पाता कि कुदरत की डोर जिस तरह ढीली होती है उसकी पकड़ उसी तरह सख्त भी होती है। फिर इंसान भागता फिरता है कि किसी तरह उस पकड़ से बच जाए, लेकिन वो कहीं भी जा छुपे कुदरत की पकड़ से नहीं बच सकता। कमलेश भी बीते वे कल में की गई गलतियों को सुधारने की कोशिश कर रहा था। उसका व्यवहार अपनी पत्नी नंदनी से बहुत अच्छा हो गया था। वो हर तरह से उसका ख्याल रखने की कोशिश करता था। नंदनी खुद भी कमलेश के अचानक बदलते व्यवहार को देखकर हैरान थी। उसके भी मुरझाए हुए चेहरे पर मुस्कुराहट बिखरने लगी थी। कमलेश सोच रहा था परी का शहर के किसी अच्छे स्कूल में एडमिशन करवाएगा। अपनी इस बेटी को वो खूब अच्छी एजुकेशन दिलवाएगा। अगर उसके नसीब में बेटा नहीं तो क्या हुआ, वो अपनी इस बेटी को ही बहुत अच्छी परवरिश करके उसे बेहतरीन फ्यूचर देगा। मगर उस बेखबर को ये मालूम नहीं था कि फ्यूचर को पाने के लिए तो ज़िंदगी की ज़रूरत होती है, मगर ज़िंदगी की लकीर परी के हाथ में से तो तेज़ी से मिटती चली जा रही थी। कमलेश अपनी ज़िंदगी को पुरसुकून बनाने के लिए खूब मेहनत कर रहा था, मगर उसके बावजूद उसका एक आखिरी इम्तिहान बाकी था जो उसकी तमाम ज़िंदगी का सुकून मिट्टी में मिलने वाला था। एक रात वो बहुत बुरा ख्वाब देखकर जाग गया। वो ख्वाब उसने परी के बारे में ही देखा था। उसने घबराकर अपने पास सोई हुई अपनी छोटी सी बेटी परी की तरफ हाथ बढ़ाया तो उसे यूं लगा जैसे परी बिस्तर पर नहीं। उसका तो जैसे दिल बंद होने लगा। उसने फ़ौरन टेबल लैंप बटन ऑन किया तो उसका डर यकीन में बदल गया, क्योंकि परी वाकई में बिस्तर पर मौजूद नहीं थी और नंदनी भी बिस्तर से गायब थी।
अपनी पत्नी नंदनी की गैर मौजूदगी कमलेश के लिए इत्मीनान का जरिया बन गई थी और वो ये सोचकर निश्चित हो गया था कि नंदनी परी को वॉशरूम तक लेकर गई होगी। वो फिर से लेट गया मगर अंदर की बेचैनी उसको निश्चित न कर पाई। वो काफ़ी देर तक खाली जहन होकर नंदनी और परी की वापसी का इंतज़ार करता रहा मगर काफ़ी वक्त गुजर जाने के बावजूद वो दोनों वापस न आए तो कमलेश परेशान होकर उठा और हॉल में आ गया। किचन की लाइट ऑन थी। ऐसा लग रहा था कि नंदनी किचन में है मगर वो उस वक्त वहाँ क्या कर रही थी, ये बात कमलेश के लिए भी हैरत की बात थी। वो किचन की तरफ गया मगर ये जानकर उसे बहुत मायूसी और हैरत हुई कि किचन का दरवाज़ा अंदर से बंद था। वो फ़ौरन किचन की लेफ़्ट साइड मौजूद एक खिड़की की तरफ गया जिस पर मजबूत शीशे लगे हुए थे। उस खिड़की से किचन के अंदर का हालात आसानी से देखा जा सकता था। कमलेश ने जैसे ही खिड़की से झांका तो जैसे उसका दिमाग चकरा सा गया क्योंकि अंदर का मंजर ऐसा गैर यकीनी, दर्दनाक और चौंका देने वाला था। ये देखकर कमलेश को अपने पैरों पर खड़ा रहना मुश्किल हो गया। उसकी छोटी सी बच्ची परी ज़मीन पर किसी लाचार जानवर की तरह बेबस पड़ी थी। उसके हाथ पांव बुरी तरह से बंधे हुए थे और मुंह में कपड़ा ठूंसा हुआ था और वो खौफ के मारे जिस तरफ देख रही थी। कमलेश ने भी उसकी निगाहों का इशारा समझते हुए वहां देखा तो उसकी हैरत से आंखें फट गई। कमलेश ने एकदम खुद को गिरने से बचाने के लिए दीवार का सहारा ले लिया और गैर यकीनी अंदाज से उस इंसान को देखा जो बड़ी बेदर्दी से छुरी तेज करने में बिजी थी। कमलेश अपनी पूरी ताकत से चिल्लाया, नंदिनी। नंदिनी ने फौरन सर उठाकर कमलेश की तरफ देखा तो कमलेश उसकी आंखों में छलकती हुई अजनबीपन को देखकर कांप उठा क्योंकि नंदिनी किसी खूंखार भेड़िए की तरह लग रही थी जो अपने शिकार को बुरी तरह से चीड़ फाड़ कर रख देना चाहती थी। नंदिनी जैसे ही छुरी लेकर परी की तरफ बढ़ी तो कमलेश गिड़गिड़ाते हुए बोला, रुक जा नंदिनी, ये तुम्हारी बेटी है, इसे क्यों मार रही हो? लेकिन नंदिनी ने तो जैसे कुछ सुना ही नहीं। वो जैसे गूंगी बहरी हो चुकी थी। कमलेश बड़ी तेजी से किचन के दरवाजे की तरफ बढ़ा, उसे खोलने की कोशिश करने लगा। उस कोशिश में उसने दरवाजे पर लातें मारी, मुक्के बरसाए मगर साथ साथ वो खिड़की की तरफ भी चिल्लाता रहा और हाथ जोड़कर नंदिनी को परी के कत्ल से रोकता रहा मगर नंदिनी पर किसी बात का असर ना हुआ। उसने कमलेश के सामने खौफ से डरी हुई परी को सीधा किया और उस मासूम बच्ची का गला काट दिया। तेज़ी से खून की एक धार निकली और नंदिनी के वहशत से बिगड़ते हुए चेहरे को लाल कर गई। कमलेश ये मंजर देखकर तड़प उठा। वो लगातार चीखते हुए दीवानों की तरह अपना सर खिड़की के कांचों के साथ टकराने लगा मगर नंदिनी कमलेश की इस हालत से अनजान होकर उस वक्त तक परी के गले पर छुरी चलाती रही जब तक उस मासूम बच्ची का सर कटकर तन से अलग ना हो गया हो। कमलेश का शोर सुनकर आसपास के लोग दरवाजे पर जमा हो गए। वो लगातार दरवाज़ा पीट रहे थे और अंदर की हालत जानने के लिए बेचैन थे मगर कमलेश को कुछ होश न था। वो शीशे के साथ टकराकर खुद को लहूलुहान कर चुका था और सर पकड़ कर चीख रहा था। कुछ लोग दीवार छलांग कर उस घर में दाखिल हुए और किचन का दरवाज़ा खोलने के लिए उन्होंने उसे तोड़ डाला मगर उस वक्त तक परी का सर काट कर नंदिनी जलते हुए चूल्हे पर रख चुकी थी और खुद अपने बाल नोच कर बड़े भयानक कहकहे लगा रही थी। कमलेश जो बड़ी देर से अपने होश खोकर ये मंजर देख रहा था वहीं गिरकर बेहोश हो गया। लोगों ने वहां पर पुलिस को बुला लिया। कुछ ही देर में पुलिस, मीडिया और रिपोर्टर भी पहुंच चुके थे मगर एक सगी मां के हाथों सगी बेटी के कत्ल ने सबको गम और हैरान परेशान कर दिया था। लोगों की आंखें जैसे पथरा सी गई थी, दिल गम से चूर हो गया था। नंदिनी को पुलिस के हवाले कर दिया गया मगर वो अपने होश में ही नहीं थी। उसको बार बार बेहोशी के दौरे पड़ रहे थे। नंदिनी को जब थाने में होश आया तो उसे कुछ याद ही नहीं था उसने रात को किस तरह दर्दनाक भयानक काम किया था। अपनी बेटी परी की मौत की उसे कुछ खबर ना थी मगर जैसे उसे बताया गया कि उसकी बेटी का कत्ल हो चुका है और वो खुद ही अपनी बेटी की कातिल है तो उसने उस कत्ल से साफ इनकार किया और वो परी की मौत पर यूं रोई कि कोई देखने वाला यकीन ही नहीं कर सकता था कि वो औरत अपनी बेटी की कातिल भी हो सकती है। नंदिनी की हालत देखकर साफ अंदाज़ा होता था कि उसकी दिमागी हालत नॉर्मल नहीं है।
इसलिए पुलिस वालों ने इसे पागल खाने भेज दिया। इलाज के दौरान ये भी पता चला कि नंदनी ही पहले कत्ल होने वाले 3 बेटियों की कातिल है। ना सिर्फ ये बल्कि वो एक खतरनाक और जुनूनी ज़हनी मरीज़ बन चुकी थी। इलाज के दौरान नंदनी ने वो सारी बातें खोल कर रख दी थी जो उसकी हालत का जिम्मेदार बनी थी। कमलेश नंदनी से बहुत मोहब्बत करने के बाद अचानक उससे नफ़रत करने लगा था। उसे मारना पीटना, हर वक्त जिस्मानी टॉर्चर करना और फिर दूसरी शादी करना, तीसरी शादी कर लेना, ये सारी तकलीफ़ें ऐसी थी जिसका ज़िम्मेदार वो कमलेश और अपनी 4 मासूम बेटियों को समझती थी। वो कहती थी कि उन बेटियों की वजह से मेरे पति ने मेरे ऊपर जुल्म सितम किया और साथ ही सौतन लेकर आया। अगर ये बेटियां ना होती तो वो मेरे साथ ऐसा व्यवहार ना करता। फिर वो दिल ही दिल में रोती थी, अपनी हालत पर आंसू बहाती थी, मगर बेबस थी। वो इनमें से किसी का कुछ बिगाड़ भी नहीं सकती थी, क्योंकि चारों मासूम बच्चियां उसका खून थी। वो उन सब का बुरा भी नहीं चाह सकती थी। उसी जलन, उसी बगावत और बेबसी ने उसके अंदर एक ऐसी औरत को पैदा कर दिया जो डरी डरी सहमी सहमी रहने वाली नंदनी के बिल्कुल उल्टा हो चुकी थी। वो इस कदर बेरहम हो गई थी कि किसी रिश्ते ताल्लुक़ का लिहाज न करती थी। ये बेरहम औरत जब भी नंदनी में पैदा होती, उस हस्ती को मिटा देती जिसे नंदनी अपनी तकलीफ़ का ज़रिया समझती थी। उसी बदले की आड़ में उसने नंदनी की 4 बेटियों को कत्ल कर दिया था। नंदनी अपने अंदर मौजूद उस औरत से बिल्कुल बेखबर थी। वो पागल हो चुकी थी, जिसकी वजह से नंदनी की घरेलू ज़िंदगी तहस नहस हो चुकी थी। अब सब कुछ खत्म हो चुका था। नंदनी की ज़हनी हालत और बिगड़ चुकी थी। इसलिए नंदनी को पागल खाने भिजवा दिया गया और वो अब तक पागल खाने में कैद है। मगर डॉक्टर को यकीन नहीं है कि वो कभी ठीक भी हो पाएगी। जबकि कमलेश परी की लाश को लेकर गांव आ गया और उसका अंतिम संस्कार करने लगा। वो दिन रात शमशान घाट में अपनी बेटियों के पास बैठकर अपने गुनाहों की माफ़ी मांगता रहता है और हर मिलने वाले आदमी से यही कहता फिरता कि कभी बेटियों को मनहूस मत समझना, कभी उनकी नाशुक्री मत करना, वरना मेरी तरह तुम भी खाली दामन और खाली हाथ ही रह जाओगे। ईश्वर की दी हुई दौलत की नाशुक्री की वजह से ही कमलेश को ये सज़ा देखनी पड़ी। साथ ही सबसे बड़ा कसूर कमलेश का खुद ही था। उसके जुल्म सितम और बेटियों को नापसंद करने की वजह से उसकी पत्नी पागल हो गई और यही चीज़ उसके लिए ईश्वर की तरफ से सबसे बड़ी सज़ा थी। अगर आपको आज की हमारी ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए और अपने प्यारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ कल एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।